बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फ़िज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं एक और चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी, जो कि मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 8 है। तो देखिए, वर्क एंड एनर्जी नाम सुनते ही आपके जहन में आना चाहिए कि इसी तरह का एक और चैप्टर आप फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में जो चैप्टर नंबर 4 है वर्क एंड एनर्जी के नाम से आप वो पढ़ के आ चुके हैं। और सेम टू सेम सारे वही टॉपिक्स हैं, सारी वही चीज़ें हैं, सारी के सारे वही कॉन्सेप्ट्स हैं। जस्ट एंड पे इस चैप्टर के जाकर कुछ 2-3 टॉपिक ऐसे उन्होंने बीच में डाले हैं जो थोड़े से एडवांस है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, तो हम उसको दोबारा से गो थ्रू करते हैं। तो देखिए, पहले इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स है। अब वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स की वीडियो में पहले से अपलोड करके आ चुका हूँ, वही फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की जो चैप्टर नंबर 4 में जो फर्स्ट वीडियो है वो ही इसमें यूज़ हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है। BS फिज़िक्स की जो मैकेनिक्स की बुक है उसमें सारी वही चीज़ें हैं। जो हमारे पास टॉपिक है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 का, इसलिए उसकी मैं वीडियो नहीं बना रहा। तो आज के फिर लेक्चर में हम करेंगे क्या, हम देखेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन 1 डायमेंशन एंड इन 2 डायमेंशन। वैसे तो इसकी भी वीडियो बन चुकी है, लेकिन क्योंकि इसमें 1-2 चीज़ें न्यू आ रही थी तो इस वजह से मैंने कहा कि दोबारा से इसकी भी बना ही दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये वेरिएबल फोर्स क्या है, ठीक है। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स 1 डायमेंशन में देखेंगे, 2 डायमेंशन में देखेंगे, लेकिन ये वेरिएबल फोर्स क्या है। वेरिएबल फोर्स ऐसी फोर्स होती है, द फोर्स विच वेरीज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स, कि जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो हमारे पास वो फोर्स क्या बन जाती है, वेरिएबल फोर्स बन जाती है। जैसे अगर इसकी एग्जांपल में आप देखें स्प्रिंग मैस सिस्टम को, अब स्प्रिंग मैस सिस्टम को जैसे जैसे आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते जाएंगे तो उसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स आ रही है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कांस्टेंट तो नहीं है, थोड़ा सा खींचेंगे रीस्टोरिंग फोर्स उसमें प्रोड्यूस होगी, थोड़ा सा और खींचेंगे और ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और खींचेंगे और ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो वो जो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल फोर्स है। तो इसके एक एग्जांपल में ये चीज़ आएगी। उसके बाद अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स का देखें तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, कम होती जाती है, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। इसका मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल फोर्स है, जैसे जैसे आप बॉडी को अपवर्ड मूव कराते हैं। ओके हो गया, क्यों, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फिर भी हम क्या कहेंगे, वेरिएबल फोर्स कहेंगे। तो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स है, हमने ऐसी चीज़ के लिए वर्क कैलकुलेट करना है कि जिसमें जो फोर्स लग रही है वो वेरिएबल हो। अगर आप को याद हो तो जो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स है उसमें आपने एक फार्मूला पढ़ा है, W = F.D। ये हमारे पास क्या होता है, वर्क का फार्मूला होता है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। अब इसमें ये जो फोर्स है ना ये कांस्टेंट होती है। ओके हो गया। वेरिएबल फोर्स के लिए हम ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, हाँ कुछ कंडीशंस लगा के ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और वही कंडीशंस आज हमने देखनी है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है, मान ले हमारे पास ना फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है और मैं इसको ना यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करता हूँ। जब यहाँ तक मूव किया तो मैंने फोर्स लगाई 2 न्यूटन, यहाँ तक मूव किया तो 3 न्यूटन, यहाँ तक लगाया तो 4 न्यूटन, यहाँ तक लगाया तो 5 न्यूटन, ठीक है, यहाँ तक पहुँचाया। तो इसका मतलब है मैं ब्लॉक को A पोजीशन से मान लो B की तरफ ले के आ रहा हूँ, तो जो फोर्स है पहले मैंने 2 न्यूटन लगाई छोटे से इंटरवल के लिए, फिर 3 न्यूटन लगाई छोटे से इंटरवल के लिए, फिर 4 न्यूटन लगाई छोटे से इंटरवल के लिए, फिर 5 न्यूटन लगाई छोटे से इंटरवल के लिए। तो A से B तक अगर बॉडी पहुंचा है तो आप क्या कहेंगे, उस पर जो फोर्स लग रही है वो वेरिएबल फोर्स लग रही है। अब फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, इसका मतलब है वर्क भी हो रहा है। तो आप हमें बताओ अभी वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे। अब इसमें कांस्टेंट फोर्स तो नहीं है, वेरिएबल फोर्स है, तो फिर हम कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला हमारे पास तो F.D है, वेरिएबल का तो है ही नहीं है। तो फिर हम क्या करें, फिर हम क्या करते हैं,
कि इसको स्मॉल पैचेस में ना हम डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर उसके पहले से बने हैं, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पैच में कितनी फोर्स लग रही है 2 न्यूटन, तो इस पे हम F.D अलग से लगा देंगे। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्स कितनी लग रही है 3 न्यूटन, इस पे F.D अलग से लगा देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 न्यूटन, इस पे F.D अलग से लगा देंगे। मकसद कहने का ये, इन छोटे छोटे इंटरवल्स के लिए जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इस छोटे से इंटरवल के लिए, इस छोटे से इंटरवल के लिए, इस छोटे से इंटरवल के लिए, तो वो कांस्टेंट है। यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स कितनी है 2 न्यूटन, यहाँ पर कितनी है 3, यहाँ पर कितनी है 4, यहाँ पर कितनी है 5, लेकिन ए से लेकर बी तक कांस्टेंट नहीं है। तो पहले मैं इस पैच के लिए वर्क डन निकालूंगा, फिर इस पैच के लिए वर्क डन निकालूंगा, फिर इसके लिए निकालूंगा, फिर इसके लिए निकालूंगा, फिर इन चारों को प्लस कर दूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन 1 डायमेंशन। ओके हो गया कि बॉडी फॉर एग्जांपल किधर मूव कर रही है, एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। सही है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को ना पहले हम एक ग्राफ के ज़रिए से देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ग्राफ है, और यहाँ पर हमने क्या लिया फोर्स, और यहाँ पर हमने क्या लिया है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्स से शो कर रहे हैं, डी से शो कर लें। तो वाई एक्सिस पे फोर्स और एक्स एक्सिस पे हमने क्या कर दिया है डिस्प्लेसमेंट ले लिया है। अब यहाँ पर सिर्फ आपने ये देखना है एक्स और वाई एक्सिस, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है सिर्फ फिलहाल इसको देखें, और जो मैंने ग्रीन कलर्स की लाइन लगाई है फिलहाल उसको भूल जाएं। अब होगा पता क्या, यहाँ पर देखो x1 से लेकर x2 तक बॉडी मूव किया है अलॉन्ग x एक्सिस। x1 से लेकर x2 तक बॉडी का किया मूव किया है, और कहता है बताओ वर्क डन कितना हुआ है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कितना हुआ है। अच्छा, वेरिएबल फोर्स कैसे लग रही है, अगर तो ये जो ब्लू लाइन है, अगर ये जो ब्लू लाइन है ये जैसे बिल्कुल स्ट्रेट होती तो फिर हमारे पास फोर्स क्या थी कांस्टेंट थी, फिर वेरिएबल तो नहीं थी। लेकिन क्या ब्लू लाइन स्ट्रेट है, नहीं, ब्लू लाइन स्ट्रेट नहीं है। इसका मतलब है जो फोर्स है वो क्या है, वो वेरी कर रही है। यहाँ पे ऐसे फोर्स कम है, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है, फिर और ज़्यादा है। तो फोर्स क्या है, वेरिएबल है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स एक्सिस में कवर हो रहा है। बताओ वर्क डन कितना है। तो फिर से वही बात है कि हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेंगे और हर पैच का अलग अलग वर्क निकालेंगे। क्यों, क्योंकि उस पैच के लिए फोर्स कांस्टेंट होगी। जैसे मान लो एक पैच ये बनाया, अब इसके लिए ये फोर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या कांस्टेंट है, फिर ये दूसरा पैच, तीसरा, चौथा, इस तरह। ठीक है, 5, 6, 7, 8, तो बहुत सारे हमने पैचेस में बना लिए, और हर पैच के लिए फोर्स का है कांस्टेंट है। अब हम हर पैच के लिए अलग अलग से वर्क कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको प्लस करेंगे, तो हमारे पास वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स आ जाएगा, लेकिन किसमें, इन 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का आगे चल के देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर पहले हम ना और एक और चीज़ यहाँ पर ना उसे ये एक पैच लिया है। ठीक है, ये क्या है, एक पैच लिया है जिसको उसने नाम दिया है डेल्टा एक्स का, कि स्मॉल पैच है वो क्या है डेल्टा एक्स। सेम इसी तरह ये पैच है, ये भी कितना होगा डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। तो ये जो छोटे छोटे पैचेस हैं ना, ये सारे इक्वल हैं, कोई पैच छोटा या बड़ा नहीं है। ये पैच उतना ही, ये पैच उतना ही, ये पैच उतना ही, ये सारे पैचेस हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस वजह से ये जो पैच है ये भी डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। तो x1 से लेकर बॉडी x2 तक मूव किया था, इसको हमने बहुत सारे पैचेस में डिवाइड कर दिया, जिसमें जो एक पैच है वो कितना है, वो डेल्टा x है। तो अगर हम फर्स्ट पैच के लिए वर्क निकालें तो फिर हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा W1 इज इक्वल टू F1 डेल्टा x। अब डेल्टा x मान लो हमारे पास ये क्या है, ये डेल्टा x है, ये भी क्या है डेल्टा x है। ठीक है, तो इस डेल्टा x के लिए फोर्स कितनी लग रही है F1, इसके लिए कितनी लग रही है F2, इसके लिए कितनी लग रही है F3, इतना डिस्प्लेसमेंट के लिए F4, इतने के लिए F5 अप टू Fn। तो यहाँ पर फर्स्ट पैच के लिए कितना आएगा F1 डेल्टा x1, सेकंड के लिए कितना आएगा F2 डेल्टा x, थर्ड के लिए कितना आएगा F3 डेल्टा x, फोर्थ के लिए कितना आएगा F4 डेल्टा x, और अप टू n के लिए कितना आएगा डेल्टा Wn इज इक्वल टू Fn डेल्टा x आएगा। ओके हो गया। अच्छा, सारे पैचेस के लिए अलग अलग वर्क निकालने के बाद अब आपने सबको प्लस कर देना है। जब सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकल आएगा। तो डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 अप टू डेल्टा Wn आएगा हमारे पास। अच्छा, डेल्टा W1 क्या था, F1 डेल्टा x, डेल्टा W2 क्या था, F2 डेल्टा x, डेल्टा Wn क्या था, Fn डेल्टा x है। तो हम इसको ना एक सबमिशन के साइन में लिख सकते हैं इस तरह से, जिसमें हम इंटरवल लगाएंगे i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक।
और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ आई डेल्टा एक्स हम लिख देंगे कि हमारे पास ये जो इंटरवल है 1 से लेकर n तक है। मतलब अगर 10 पैचेस हों तो 1 से लेकर 10 तक कर दें, 100 पैचेस हों तो 1 से लेकर 100 कर दें, लेकिन n नंबर ऑफ पैचेस हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, तो फिर i से लेकर n तक हम कर देते हैं। तो एफ आई डेल्टा एक्स हम इसको कर देंगे। ओके हो गया। ये हमारे पास है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। इस तरह से हम अगर फोर्स वेरिएबल हो तो हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। अच्छा नेक्स्ट है, यहाँ पर ना जब हम ये छोटे छोटे पैच बनाते हैं ना, छोटे छोटे पैच बनाते हैं तो हम कहते हैं एक पैच, हर एक पैच के लिए जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। अब मान लो मैं इस पैच की बात कर रहा हूँ, इस पैच की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बॉडी जब यहाँ से लेकर मान लो यहाँ तक आया तो फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। छोटे छोटे पैचेस हमने बनाए हैं ना, हर पैच के लिए कांस्टेंट है। तो शक व शुबा रहता है कि मान लो बॉडी हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक आया तो थोड़ा बहुत चेंज आ गया हो, यहाँ तक आया थोड़ा बहुत चेंज आ गया हो, लेकिन इस शक को कम करने के लिए हम क्या करें, इस पैच को हम और ज़्यादा स्मॉल कर देंगे। अच्छा, और ज़्यादा स्मॉल करेंगे, मान लो मैंने इस पैच को इतना कर दिया, अब ये पैच कितना रह गया, पहले जो है ना, पहले ये पैच इतना था, लेकिन अब मैंने इसको क्या कर दिया, छोटा सा और छोटा कर दिया। अब बताओ फोर्स कांस्टेंट है, अब भी थोड़ा बहुत शक रह ही जाएगा कि हो सकता है स्पेस में, इस पैच में थोड़ी सी फोर्स वेरिएबल होगी हो, लेकिन अगर मैं इस पैच को और ज़्यादा स्मॉल कर दूं, बहुत ज़्यादा स्मॉल कर दूं, और ज़्यादा छोटा सा स्मॉल, अब भी थोड़ा बहुत शक रहेगा। तो हम कहते हैं आप इतना छोटू सा पैच लें कि वो अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, नॉट इक्वल टू जीरो। पैच है ना, छोटे छोटे पैच बनाए हैं, उन छोटे छोटे पैच को और ज़्यादा, इतना ज़्यादा छोटा कर देंगे वो अप्रोचेस टू जीरो पहुंच जाए। अब हमारा शक जो है ना वो 99% ख़त्म हो जाएगा कि फोर्स कांस्टेंट है या नहीं है। अब हम कहेंगे भाई फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा शक था, लेकिन अब इतना ज़्यादा शक नहीं रहा, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट जो छोटे छोटे पैच बनाए हैं उसको बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है। और अब हम कहेंगे, यानी पहले तो बड़े बड़े पैच थे ना, अब इनको मैंने बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है, इतना ज़्यादा छोटा कर दिया कि अब हम कहेंगे अब हर एक पैच के लिए, हर एक जो डेल्टा एक्स छोटा सा पैच लिया है, अब ये क्या है, ये अप्रोचेस टू ज़ीरो हो गया है। ओके हो गया। अब इसके लिए फोर्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है 110%। ठीक है, तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, बहुत ज़्यादा स्मॉल पैच हमने कर दिया है। ठीक है, तो समीशन एफ आई डेल्टा एक्स हो जाएगा हमारे पास। ओके है। अच्छा, यहाँ पर देखो, जब भी लिमिटिंग केस होता है ना, लिमिटिंग, जब हम लिमिट लगा देते हैं तो डेल्टा एक्स की जगह हम डी एक्स लिख देते हैं और ये जो सबमिशन का साइन होता है इसकी जगह हम इंटीग्रल लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह जब हम इंटीग्रल लिख लेंगे तो कहाँ से लेकर कहाँ तक आया था, x1 से x2 तक, तो x1 से लेकर x2 तक लिमिट लगा दी, और यहाँ तक एफ आई, यहाँ पर एफ आई सिंपल आप इसको अब ऐसे लिखेंगे कि f इंटू डी एक्स आप इसको लिख दें। ठीक है, x1 से लेकर x2 तक और f डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा x की जगह हमने क्या लिख दिया, डी एक्स, फोर्स की जगह वही रहा और लिमिट हमने लगा दी x1 से x2 तक, तो इसको हमने इंटीग्रल फॉर्म में लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है। अच्छा, अब ना आपकी बुक में ही इसकी एक एग्जांपल दी हुई है, क्योंकि हमने कहा था जो स्प्रिंग फोर्स है वो भी क्या है, वेरिएबल फोर्स है। और मान लें, क्योंकि हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं कि वेरिएबल वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन वन डायमेंशन, तो यहाँ पर देखो हम एक स्प्रिंग मैथ सिस्टम ले रहे हैं जो हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। ये स्प्रिंग है, साथ में एक ब्लॉक अटैच है जो कि अभी अपनी एक मेन पोजीशन पे है, x = 0। जब मैं इसको इधर डिस्प्लेस करूँ, ऐसे खींचूंगा तो फोर्स लग रही है, लेकिन हमारे पास किसमें, वन डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, वन डायमेंशन में लग रही है। यहाँ से मैंने ऐसे खींचा तो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब वो नहीं एक्स एक्सिस में। अच्छा, ऐसे खींचा, एक्सट्रीम पे आ गया, जब छोड़ा तो ये इस तरह से क्या करने लग पड़ा, ऑसिलेट करने पर लग पड़ा। ठीक है, मीन से एक्सट्रीम पे आया, फिर मीन पे आया, फिर एक्सट्रीम पे गया, तो इस तरह से टू एंड फ्रो क्या करने लग पड़ा, मोशन करने लग पड़ा, किसके अक्रॉस, मीन पोजीशन के अक्रॉस। ठीक है, ये सारी बातें तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में काफ़ी पढ़ के आ चुके हैं कि एक मीन होती है, फिर एक्सट्रीम होती है, फिर जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड होता है तो नेक्स्ट एक्सट्रीम आती है। सही है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट x है, फिर जब नेक्स्ट कंप्रेस होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x होगा। सही है। अब इसके लिए जाहिर सी बात है, जो फोर्स है वो क्या है, वेरिएबल है। जैसे जैसे स्ट्रेचनेस इंक्रीज होगी तो वैसे वैसे रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस वजह से फोर्स वेरिएबल है। अब जो हम फोर्स लगा रहे हैं
जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कितनी है, F इज इक्वल टू के एक्स, F इज इक्वल टू के एक्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, कि मैं इसको इधर खींच के इधर ला रहा हूँ तो फोर्स लगा रहा हूँ, कितनी है, के एक्स है। अब उसकी वजह से इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, विच ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू इट्स मीन पोजीशन, मतलब जो इस बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके आएगी उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और वो जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है उसके इक्वल ही है मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन में अपोजिट है। एक्सटर्नल फोर्स मैंने इधर लगाई और रीस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट होगी, क्योंकि उसने मीन पोजीशन पे उसको वापस लेके आना है। तो रीस्टोरिंग फोर्स एफ एक्स नहीं, इसको एफ एस कह ले। तो ये हमारे पास क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, वो हमने क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है। तो एक कुछ टर्मिनोलॉजीज याद रखें। द स्प्रिंग फोर्स एफ एस इज नेगेटिव व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन जीरो का हमारे पास मतलब क्या है कि जब हमारे पास इसको हम स्ट्रेच करेंगे तो एक्स क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, तो तब स्प्रिंग फोर्स को आपने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और जब ये ऐसे कंप्रेस होगा तो जीरो से इस तरफ आ रहा है तो आप कहेंगे कि एक्स लेस देन जीरो है, तो उसमें आप जो स्प्रिंग फोर्स है उसको पॉजिटिव ले। इन शॉर्ट कि जब आप स्ट्रेच कर रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स आप कहोगे द स्प्रिंग फोर्स एफ इज नेगेटिव, और जब वो कंप्रेस होगा तो द स्प्रिंग फोर्स एफ एस इज पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेचिंग का केस है, और ये हमारे पास क्या है, जब हमारे पास स्प्रिंग कंप्रेस होगा, ठीक है। इसको बस याद रख लें आप, कंप्रेस, ओके। अच्छा, तो द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द स्प्रिंग फोर्स व्हेन ब्लॉक मूव्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन x1 टू फाइनल पोजीशन x2। अच्छा, कोई भी पोजीशन x1 हो सकती है, वहां से वो मान लें x2 पे गया है, तो बताओ वर्क डन कितना हुआ है, ठीक है। कोई भी पोजीशन x1 से x2 पे गया है स्प्रिंग जो हमारे पास ब्लॉक है, तो बताओ वर्क कितना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एस का मतलब स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है, तो इंटीग्रल हम लगाएंगे x1 से x2 और एफ डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने कैलकुलेट किया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फार्मूला एफ डी एक्स हमने किया है, और जहाँ हम किधर रहे हैं x1 से x2 तक, तो x1 से x2 तक, ओके। अच्छा, रीस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला f की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस के एक्स, और माइनस के एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पर के जाहिर माइनस के जो माइनस के है वो बाहर आ जाएगा, और x डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 हमारे पास आ जाएगा। लिमिट वही लगाएंगे x1 से x2 तक, माइनस के बाहर आ गया, लिमिट पुट करेंगे x2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस x1 का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो दोनों का हमने सेपरेट कर लिया, डब्ल्यू एस के माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस के एक्स 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये प्लस वाली, ये माइनस वाली, ये प्लस वाली इधर ले आए, माइनस वाली उधर ले जाएं, तो डब्ल्यू एस इज इक्वल टू 1/2 के एक्स 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जब कोई इनिशियल पोजीशन x1 से जो हमारे पास ब्लॉक है वो कोई फाइनल पोजीशन x2 तक गया है, ठीक है, कोई भी वो 2 पॉइंट्स ले रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है व्हेन ब्लॉक मूव फ्रॉम मीन पोजीशन x1 इज इक्वल टू 0 टू फाइनल पोजीशन x1 इज इक्वल टू x। अब वो कहता है ब्लॉक मूव कर रहा है मीन पोजीशन से मान लें एक्सट्रीम पोजीशन तक। मीन पोजीशन पे x1 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे x1 इज इक्वल टू x है, ठीक है। अब बताओ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कितना है, या वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो फिर से डब्ल्यू एस इज इक्वल टू, यहाँ पर आप सिंपल एक काम करना है, यहाँ पर आपने लिमिट लगाई थी x1 से x2, यहाँ पर आप लिमिट लगा दोगे 0 से x, क्योंकि यहाँ पे x1 से x2 गया था, यहाँ पर हमारे पास मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पर गया है, तो मीन पोजीशन में x इज इक्वल टू 0 होता है, एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट x होता है, तो इस वजह से 0 से x पर गया है, मीन से फाइनल पे गया है। फिर से वही एफ डी एक्स, f की जगह माइनस के एक्स लगाएंगे, माइनस के बाहर आ जाएगा, x डी एक्स का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। कब, जब आप जो हमारे पास मीन पोजीशन से अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर जा रहा है, ओके हो गया। तो ये हमारे पास याद रहे। अब ये आया है डब्ल्यू एस इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो वर्क डन आया है। अब अगर आप कैलकुलेट करें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मतलब ये तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो रीस्टोरिंग फोर्स थी,
लेकिन जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो इस केस में किधर है, इस तरफ है, और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किस तरफ है, इस तरफ है। मतलब मैं इसको खींच के इधर लेके आया हूँ और रीस्टोरिंग फोर्स इसको खींच के वापस लेके आई है। तो जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है वो इस तरफ है और जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इस तरफ है। तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और मैंने क्या कहा था, मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। तो अगर आप बात कर रहे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो फिर आप लिखोगे हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां पर क्या आया है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स और जो एक्सटर्नल फोर्स होती है ये दोनों डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वली होती है। इस वजह से फार्मूला सेम होगा, जैसे उसमें माइनस आ जाएगा इसमें प्लस आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन वन डायमेंशन की एग्जांपल। ये हमारे पास क्या है, ये सारी एग्जांपल है और ये हमने इसको क्या किया है, प्रूव किया है। एक फार्मूला सामने बनाया कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स कैसे निकालें। अच्छा, नेक्स्ट आता है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन टू डायमेंशंस। अब टू डायमेंशंस में बताओ वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स कैसे निकालेंगे, निहायत आसान है। अच्छा, टू डायमेंशन का मतलब है कि अगर बॉडी, हम वेरिएबल फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, फोर्स एक्स एक्सिस में भी लग रही है, वाई एक्सिस में भी लग रही है, मतलब फोर्स के भी दो कंपोनेंट हैं और डिस्प्लेसमेंट के भी दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, जैसे ना अगर मान लें मैं इस मार्कर पे फोर्स लगा रहा हूँ और मैं इस मार्कर को ऐसे मूव नहीं कर रहा, मैं इस मार्कर को ऐसे मूव नहीं कर रहा, अगर ये है तो एक्स एक्सिस में है, ये तो वाई एक्सिस में है, मैं इस मार्कर को ऐसे ऐसे मूव करा के यहाँ तक ले गया। अब ये मार्कर एक्स एक्सिस में मूव किया, वाई में भी मूव किया, जब मैं यहाँ से इधर लेके गया हूँ तो, और मान लें फोर्स क्या है, वेरिएबल है, तो बताओ वर्क डन कितना हुआ है, क्योंकि ये टू डायमेंशन में हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए पोजीशन है या बी पोजीशन है, कोई भी बॉडी है वो ए पोजीशन से चला बी पोजीशन तक गया, ठीक है, और जो फोर्स है वो वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर देखो डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो फिर हमारे पास फोर्स क्या है, मान लें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो अब देखो बॉडी जो है आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, सिर्फ ऐसे थोड़ी जा रहा है, सिर्फ ऐसे थोड़ी जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। इसका मतलब बॉडी आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, टू डायमेंशन में मूव कर रहा है। तो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन टू डायमेंशन बताओ कितनी होगी। ठीक है, अब वेरिएबल फोर्स है तो हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और हर पैच के लिए अलग से वर्क निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला है एफ डॉट डी, वेरिएबल का तो नहीं है ये। तो हर पैच के लिए जो फोर्स होगी वो कांस्टेंट होगी, सारे पैचेस के लिए वर्क निकालेंगे, फिर उनको प्लस करेंगे तो वही होगा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन टू डायमेंशन। तो मान लो एक ये पैच है, ये वाला पैच, इसमें अगर आपने फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो यहाँ पर एक मान लो टेंजेंट हम खींच रहे हैं और ये हमारे पास क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है, डेल्टा एक्स कवर हुआ है। कितना कवर हुआ है, डेल्टा एक्स कवर हुआ है। इसी तरह सारे पैचेस के लिए, इस पैच के लिए जो वर्क होगा वो हमारे पास एफ डेल्टा एस या F1 डेल्टा एस करें, F2 डेल्टा एस, F3 डेल्टा एस, F4 डेल्टा एस। तो सारे पैचेस के लिए जब हम वर्क निकालेंगे और फिर उसको प्लस करेंगे तो उसके लिए जगह फिर हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू इंटीग्रल A से लेकर B तक। हम किधर गए हैं, A से लेकर B तक गए हैं, और एफ डी कॉस थीटा हम लिख देंगे। अच्छा, इंटीग्रल का क्या मतलब है कि सारे जो छोटे छोटे पैचेस बनाए हैं उन सारे छोटे छोटे पैचेस के लिए हमने वर्क कैलकुलेट किया है, उसके बाद उनकी वैल्यूज़ को आपस में क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन टू डायमेंशन निकला है, फ्रॉम ए टू बी निकला है। सही, सेम टू सेम हमने यही काम किया है। तो एक पैच के लिए कितना है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एस, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डेल्टा एस कॉस थीटा, और जब हम इंटीग्रल की फॉर्म में लिख देते हैं W इज इक्वल टू इंटीग्रल A से लेकर B तक, डेल्टा S की जगह हम D लिख देते हैं और cos थीटा। ठीक है, सेम टू सेम जैसे यहाँ पर हमने किया था। ठीक है, सबको प्लस करो और एंड पे हमारे पास क्या आया था, कुछ इस तरह की फॉर्म आई थी। तो डायरेक्ट हमने इसको यहीं से शुरू कर लिया है, फिर बजाय ये सारे काम करें तो हम डायरेक्ट इसको यहीं से शुरू कर रहे हैं। तो एफ डी कॉस थीटा, अब फोर्स लग रही है, फोर्स के अब यहाँ पर दो कंपोनेंट बनते हैं। जैसे फोर्स देखो इस डायरेक्शन में है ना, तो ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा, एफ एक्स, ये कंपोनेंट कौन सा बनेगा, एफ वाई बन जाएगा। तो फोर्स एक्स में भी है, वाई में भी है, तो इस वजह से फोर्स का कौन सा बनेगा, एफ एक्स आई प्लस एफ आई जे, और डिस्प्लेसमेंट इस तरह से है तो वो भी एक्स और वाई दोनों में है, तो ये हमारे पास डी एक्स आई प्लस डी वाई जे आएगा। ठीक है,
इसको इसमें पुट कर दें तो एफ एक्स आई प्लस एफ आई जे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। अच्छा, अब आई को आई से जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 आता है, लेकिन आई की जे से जब लेते हैं तो 0 आता है। तो इस वजह से हम करेंगे आई डॉट आई और जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, आई को आई से करेंगे। तो आई डॉट आई एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे एफ बाई डी वाई आ जाएगा, जे डॉट जे 1 होता है। तो W इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, ये है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन 2 डायमेंशन। लेकिन अगर वर्क डन अगर 3 डायमेंशन में पूछ लिया जाए तो आप लिखोगे W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। तो ये हमारे पास हो जाएगा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन 3 डायमेंशन। आगे इसको इंक्रीज करते जाओ तो ये हमारे पास 2 डायमेंशन के लिए फार्मूला, ये हमारे पास कौन से यहाँ पर ये हमारे पास 1 डायमेंशन के लिए फार्मूला वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स का। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर 4 में हम इसको कंप्लीट डिटेल से इसको डिस्कस करके आ चुके हैं। यहाँ पर हमने कहा फिर से एक दफ़ा दोबारा कर दें, क्योंकि जो 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही हैं वो भी बता दें। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।